बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर फिर मैं हाजिर हूं। सब्जेक्ट है आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र और चैप्टर का नाम है पादप पोषण। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर बच्चों 2021-22 की ब्लूप्रिंट के आधार की अगर हम बात करें तो यह चैप्टर आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा, यानी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ अच्छी प्रकार से क्लियर समझिएगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस अच्छी प्रकार से समझते चलें। चलिए बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों अब ये शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो की। तो बच्चों ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पादप पोषण किसे कहते हैं। जी हाँ, चैप्टर का नाम ही पादप पोषण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पादप पोषण क्या होता है। बच्चों पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, ध्यान रखना, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना ही पादप पोषण कहलाता है। और पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, पौधों की वृद्धि हो सके अच्छी प्रकार से और विकास के लिए तो जो भी चीज़ चाहिए वो उसका नाम ले दिया उन्होंने कि उनको हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, पादप पोषण कहलाता है। और किसी भी प्लांट्स की अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो सके, उसका अच्छी प्रकार से डेवलपमेंट हो सके, तो अच्छी प्रकार ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के लिए कितने, ये याद रखना, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप पादप पोषण की डेफिनेशन में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं है। आप बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में। 4 कौन कौन से भाग हैं? पहला है संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखें आप लोग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं बच्चों जो कि पौधे की संरचना बनाते हैं। पूरे पौधे का 94% भाग CHO का बना होता है। कितने परसेंट? 94%, 94% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसलिए इनको हम लोग संरचनात्मक पोषक तत्व या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दूसरा है बच्चों आपका प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों को हम मुख्य पोषक तत्व भी कहते हैं। इनको इंग्लिश में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या कह सकते हैं हम लोग मेन न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बच्चों प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। अगर इनके बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वह पोषक तत्व जिनकी पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वह आपके क्या कहलाते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। NPK मतलब क्या होता है? N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपके प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है बच्चों, बात करेंगे आगे हम लोग। तीसरे प्रकार है आपका द्वितीयक पोषक तत्व। इसको गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बच्चों सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। Ca मतलब कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, S मतलब सल्फर। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये आपके क्या होते हैं? ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है ना, इनकी आवश्यकता पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व की अपेक्षा कम होती है। चौथे पॉइंट्स की अगर बात करें बच्चों हम लोग, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? वह पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हो। क्या होती है? पौधे के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, वह सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की तो बोरोन, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, मोलिब्डेनम और आयरन। तो बच्चों यह आपके क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि पौधे के लिए इनकी मात्रा बहुत ही कम चाहिए। तो बच्चों पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा है। थोड़ा सा हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं।
देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व की हम लोग बात करें बच्चों, सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व की बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व का इंपोर्टेंस क्या है। 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है, बड़ी अच्छी प्रकार से समझना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व का महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1 क्या करते हैं, यह पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। यह पौधों की वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मतलब पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं और उसका डेवलपमेंट भी करते हैं। कौन, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है ना। और क्या करते हैं पौधों का, दूसरा है बच्चों, दूसरा पॉइंट है आपका कि आपके सूक्ष्म पोषक तत्व क्या करते हैं, फसलों के उत्पादन को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, फसल उत्पादन को यह बढ़ाते हैं। कौन, सूक्ष्म पोषक तत्व। और क्या करते हैं बच्चों, और क्या महत्व है इनका बच्चों, यह दलहनी फसलों मतलब दाल वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं ये, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि बच्चों जितनी भी दाल वाली फसलें हैं इनकी जड़ों में आपका राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, कोई भी दाल वाली फसल है, सपोज दैट ये आपकी दाल वाली फसल है, इसकी ये जड़ें हैं, इन जड़ों में क्या रहता है आपका, इस तरह की गांठें रहती हैं। इन गांठों में कौन सा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है ये वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन का नीचे खींचता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को नीचे खींचता है। इसलिए कह सकते हैं दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता कौन करता है, ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे बात कर रहे हैं, एंजाइमों की क्रियाशीलता को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ बच्चों, याद रखना, सूक्ष्म पोषक तत्व और क्या करते हैं, एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता होती है ना उसको भी ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, नाइट्रोजन के कार्य या महत्व लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नाइट्रोजन का कार्य या महत्व क्या है। बच्चों नाइट्रोजन का कार्य या महत्व निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला तो है कि यह पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। नाइट्रोजन क्या करता है आपका, पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है ना। दूसरा है आपको, यह पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। कौन, नाइट्रोजन। ध्यान रखना, नाइट्रोजन का पहला कार्य क्या है, यह पौधा, जो भी कोई पौधा होता है तो उसकी लंबाई को बढ़ाता है, उसकी शाखाओं को बढ़ाता है। और दूसरा काम है कि यह पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ाता है। वैसे सभी न्यूट्रिएंट्स का काम है वृद्धि विकास का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले पॉइंट्स को आप किसी भी पोषक तत्व के कार्य या महत्व में लिख सकते हैं। तीसरा है बेटा, नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है ये, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। पौधों में क्या बनवाता है, प्रोटीन का निर्माण करवाता है। और चौथा पॉइंट है बच्चों, यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, तो हरे रंग प्रदान करने में मुख्य तो वैसे आपका मैग्नीशियम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता जो करता है वो आपका क्या करता है, नाइट्रोजन आपकी पौधों को हरा रंग प्रदान करने में सहायता करता है। तो नाइट्रोजन के क्या कार्य या महत्व है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से। बच्चों नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। देखिए नाइट्रोजन ने यदि कोई कार्य किया है, अगर उसका महत्व आपने कार्य अच्छे पढ़ लिया है तो आपको कमी के लक्षण में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसको जस्ट उल्टा करना है। कैसे कि इसकी कमी से, इसकी किसकी की जगह आप इसकी कर लीजिए, इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन पौधे को लंबा करता है। जब नाइट्रोजन की ही कमी हो जाएगी तो पौधे कैसे रह जाएंगे, बौने, यानी छोटे पौधे रह जाते हैं। दूसरा है बच्चों, इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जी हाँ बच्चों, इसकी कमी से क्या होती हैं, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा कार्य या महत्व में क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तब उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। क्लियर। चलिए तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं बच्चों, इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जी हाँ बच्चों, याद रखना, क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ा रहा था, डेवलपमेंट को कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी और विकास भी उनका रुक जाएगा। क्लियर। चौथे पॉइंट्स की अगर बात करें, इसकी कमी से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, नाइट्रोजन की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा, पौधों में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान रखना, आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन के कमी के लक्षण क्या है। अगर आपको कार्य या महत्व अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो आपको कमी के लक्षणों में किसी की भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, फास्फोरस के कार्य या महत्व लिखिए बच्चों।
तो फास्फोरस आपका मुख्य पोषक तत्व आप पढ़ रहे हो, तो मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस का कार्य या महत्व क्या है? तो बच्चों फास्फोरस का क्या है कि यह जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। मेन जो काम है ना आपका फास्फोरस का वो ये है कि ये जड़ों की वृद्धि में सहायता करता है, जड़ की ग्रोथ को ये बढ़ाता है। कौन? आपका फास्फोरस। दूसरा है बच्चों यह दाने के साइज को बढ़ाता है। जी हाँ बच्चों, ध्यान रखना, फास्फोरस क्या करता है, जो दाना होता है किसी भी फसल का मान लीजिए, तो उसके साइज को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, उसके साइज के आकार को बढ़ाता है। क्योंकि जितना अधिक आकार होगा, जितना बड़ा आपका बीज होगा, उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी और उतना ही अच्छा उसका मार्केट में आपको क्या मिलने वाला है, रेट मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात हुई। तीसरी बात करें हम लोग कि बच्चों फास्फोरस दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है ना, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। देखो क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया कोई दाल वाली फसल है, दलहनी, चाहे तोर हो, आपकी सोयाबीन जिसको बोलते हो आप लोग, वो हो, चाहे चना हो, मटर हो, मूंग हो, उड़द हो, कोई भी दाल वाली फसल है, ये जड़ें होती हैं। इस जड़ों में आप लोग ये देख लीजिए कि राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और राइजोबियम जीवाणु ये जो वायुमंडल होता है, इससे नाइट्रोजन को क्या करता है, नीचे स्थिरीकरण करता है, या कह सकते हैं नीचे खींचता है। तो फास्फोरस हो या आपका सूक्ष्म पोषक तत्व हो, वो सभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सब सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो अच्छी प्रकार से सॉइल में हो सके। ठीक है बच्चों, आगे बात करें हम लोग, यह भूसे की तुलना में दाने की उपज को बढ़ाता है। ध्यान रखना, फास्फोरस क्या करता है, भूसे की तुलना कम, भूसे की मात्रा कम करके दाने की उपज को ये ज़्यादा, तो अच्छी बात है, इससे प्रोडक्शन आपको अधिक से अधिक मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फास्फोरस की कमी के लक्षण लिखिए। यदि बच्चों आपने बच्चों क्या फास्फोरस के कार्य पढ़ रहे हैं, तो कमी के लक्षण तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। बच्चों इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की फास्फोरस की कमी से क्या होगी, वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि फास्फोरस कम क्या कर रहा था, वृद्धि को बढ़ा रहा था, विकास बढ़ा रहा था, तो वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा, इसकी कमी से दाने का आकार छोटा रह जाएगा, क्योंकि इसका काम ही होता है फास्फोरस का कि ये दाने के आकार को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, दाने का जो साइज है, दाने का आकार वो छोटा रह जाएगा। अगर पौधे में फास्फोरस की कमी हो गई तो उसका जो साइज है दाने का वो छोटा रह जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, इसकी कमी से दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होता है। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि मुख्य काम जो होता है इसका क्या रहता है आपका फास्फोरस का, कि दाल वाली जो भी फसल है, चाहे सोयाबीन है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, कोई भी फसल है, तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगर मान के चलिए इस फास्फोरस की कमी हो गई तो क्या होगा, पौधे में दलहनी फसलों में, या दलहनी फसलों को बोलो या पल्सेस क्रॉप्स भी कह सकते हैं, तो उनमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भी बैंगनी हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि फास्फोरस की यदि कमी हो जाए, फास्फोरस की यदि पौधे में कमी हो जाए तो पत्तियों का कलर कैसा हो जाता है, विशेष याद रखना, बैंगनी कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, बैंगनी कलर आपका हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ फास्फोरस की कमी के लक्षण आपको समझ में आए। वैसे 3 आपके पूछे जाएंगे, अब मैं आपको 4 बता रहा हूँ कि इससे आप भूलें नहीं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। पोटास के कार्य महत्व की हो, पोटास के कौन कौन से कार्य या महत्व होते हैं बच्चों। देखिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये दाने की चमक को बढ़ाता है। जी हाँ बच्चों, पोटास क्या करता है, जो दाना होता है किसी भी फसल का, तो उसकी चमक को बढ़ाता है। क्योंकि अगर चमक अच्छी होगी तो आपको पता है क्वालिटी बेस्ट है, चमक अच्छी है मतलब क्वालिटी अच्छी है, मतलब क्वालिटी में इंक्रीज करता है कौन, पोटास। दूसरा है ये तने को मजबूत करता है। जी हाँ, आपका पोटास तने को मजबूत भी करता है, ये याद रखना। देखो आपने पढ़ा नाइट्रोजन, आपने पढ़ा तो आपने कहाँ पर पढ़ा कि ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, जो भी करता है। आपने फास्फोरस में पढ़ा कि जड़ों की वृद्धि करता है, जड़ रूट को बढ़ाता है। और आप पोटास में क्या पढ़ रहे हैं कि ये पोटास क्या कर रहा है, पौधे के जो तना है, स्टेम होता है ना, उसको मजबूत बना रहा है, मतलब उसके साइज को अच्छा बड़ा बना रहा है और उसको मजबूत बना रहा है। तो सबके काम थोड़ा थोड़ा अलग भी होते हैं, कुछ सेम टू सेम भी होते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सभी में सेम तो देखें, कुछ पॉइंट तो सेम होंगे, क्योंकि जो पोषक तत्व में 17 पोषक तत्व लगभग सेम ही कार्य होते हैं, कुछ स्पेशल कार्य होते हैं, वो आपको मैं बताते चल ही रहा हूँ। देखिए स्पेशल कार्य और देख लीजिए आप लोग पोटास का, यह पौधों में रोग रोधी एवं कीट रोधी क्षमता प्रदान करता है। ध्यान रखना आपका पोटास क्या करता है, पौधों में रोग रोधी एवं कीट रोधी क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की कैपेसिटी एवं
आपके कीटों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो पौधे में उत्पन्न कौन करता है? पोटास। ठीक है। और चौथा पॉइंट है प्रोटीन निर्माण में सहायक है। तो आपने प्रोटीन निर्माण में सहायक तो आपका क्या है? नाइट्रोजन भी है और पोटास भी है। तो ये आपके कुछ आपको सिमिलर पॉइंट्स मिलेंगे, तो इससे आपको जो है परेशान नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लिख सकते हो। आपके एग्जाम में बिल्कुल ये सही माने जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल आपको नहीं है। तो बच्चों पोटास के क्या कार्य हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, पोटास की कमी के लक्षण। जी हाँ, अगर आपने कार्य पढ़े हैं किसी चीज़ के तो कमी के लक्षण भी आपको जानना चाहिए। देखिए बच्चों, पोटास की कमी के जो आपने पोटास के कार्य या महत्व आपने पढ़े तो कमी के लक्षण आप लोग देख सकते हैं बच्चों। पोटास की कमी के लक्षण नंबर 1 है कि इसकी कमी से क्या होता है? फसल गिर जाती है। मेन पॉइंट ये है कि ये तने को मजबूत कर रहा था, जब भैया इसकी कमी हो जाएगी पौधे में तो तना कमज़ोर होकर के तो कमज़ोर हो जाएगा तो फसल गिर जाएगी, सीधी सी बात है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। पोटास की कमी का दूसरा लक्षण क्या दिखाई देगा हमें फसल में? दूसरा लक्षण हमको ये दिखाई देगा कि इसकी कमी से पौधों का तना कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ, पौधा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि मजबूत करता है पोटास। अगर कमी हो गई तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इसकी कमी से क्या होता है? पौधे में रोग एवं कीट अधिक लगते हैं। जी हाँ, अगर पोटास की कमी है पौधे में तो पौधे में रोग भी अधिक लगेंगे और कीट भी अधिक लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पोटास का काम क्या है? पौधे में रोग रोधी क्षमता और कीट रोधी क्षमता उत्पन्न करना। अगर पोटास है ही नहीं प्लांट्स में, उसकी कमी है, तो हमको लक्षण क्या दिखाई देंगे? हमको लक्षण दिखाई देंगे कि पौधे में रोग एवं कीटों का अधिक प्रकोप या अधिक आक्रमण हो जाएगा। क्लियर? चौथे पॉइंट्स की बात करें, इसकी कमी से दाने की चमक कम हो जाती है। जी हाँ बच्चों, ये भी हमने पढ़ा था कि पोटास क्या कर रहा था? चमक को बढ़ा रहा था। अगर पोटास की कमी हो जाएगी तो क्या लक्षण हमको दिखाई देगा कि अगर पोटास की कमी हो जाएगी तो जो दाना है, दाने को ग्रेन बोलते हैं, ग्रेन की जो चमक है वो क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो बच्चों पोटास की जो कमी के लक्षण हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम के कार्य या महत्व लिखिए बच्चों। सबसे पहला है यह जड़ों की वृद्धि में सहायता करता है, रूट्स को बढ़ाता है, रूट्स की ग्रोथ करता है कैल्शियम। अपन ने देखा नाइट्रोजन भी यही कर रहा था, सॉरी फास्फोरस यही काम कर रहा था, कैल्शियम का भी ये देखो सेम मिल गया। दूसरा कैल्शियम ये भी काम कर रहा है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपने वहाँ पर भी पढ़ा, यहाँ पर भी वही बात तो है, ये गलत नहीं है। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कैल्शियम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो पहले यह जानना जरूरी है कि कोशिका विभाजन होता क्या है। इसको सेल डिवीजन बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। सेल डिवीजन का मीन्स ये होता है बच्चों कि एक सेल से दूसरी सेल बनना, दूसरे तीसरी, इसको हजारों सेल्स का जो निर्माण होता है ना, उसमें कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप इस चीज को विशेष याद रखेंगे कि कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? कैल्शियम। क्लियर? चौथे पॉइंट्स की बात करें बच्चों, कैल्शियम दलहनी फसलों में ग्रंथियों का निर्माण करता है। ग्रंथि निर्माण में आपको बता चुका हूं, कोई भी दलहनी फसल है बच्चों, कोई भी दलहनी फसल है उसमें क्या गांठें या ग्रंथियां पाई जाती हैं उसकी जड़ों में, और जो कि वायुमंडल से क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो कैल्शियम के कार्य या महत्व आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, मैग्नीशियम के कार्य लिखिए बच्चों। मैग्नीशियम आपका एक पोषक तत्व है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसका कार्य या महत्व क्या होगा अच्छी प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो बच्चों। यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है। क्लोरोफिल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाइट्रोजन भी हरा रंग प्रदान करने में सहायता करता है, और ये आपका मैग्नीशियम मुख्य होता है जो पौधे में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियां पौधे की हरी होती हैं। आपने देखा होगा पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। हिंदी वाले इसको हरित लवक भी कह सकते हैं। क्या पाया जाता है? पर्णहरित, सॉरी पर्णहरित इसको कह सकते हैं। आप क्लोरोफिल लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, ये तो सिंपल बात है। कैल्शियम क्या करता है? पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। जब क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा है तो हरा रंग तो हो ही जाएगा, सिंपल बात है। यह पौधे की वृद्धि विकास में सहायता है। ये वाला पॉइंट तो आप किसी में भी लिखे आना, सभी के लिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पॉइंट्स की। तो और फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है, तो ये पॉइंट्स भी आप सब में ही लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी पोषक तत्व नहीं है जो फसलों के उत्पादन को ना बढ़ाता हो। तो बच्चों
जिसमें आपको मैग्नीशियम के कार्य या महत्व आपको पता चल गए तो कमी के लक्षण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैंने आपको 2-3 के बता दिए, अब नहीं बताऊं। क्यों? इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि आप लोग इनको उल्टा कर देना अगर पूछे एग्जाम में तो दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कार्य आपने समझ लिए हैं, इनके उल्टा करे आना। उल्टा कैसे करोगे? क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है, पौधों को हरा रंग नहीं प्राप्त होता है, पौधों की वृद्धि विकास रुक जाती है, फसलों का उत्पादन घट जाता है। इस प्रकार से आप मैग्नीशियम की कमी के लक्षण एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये ट्रिक होती है, इस चैप्टर की ट्रिक यही है। 3 नंबर का आपके पक्के हैं। कैसे? अगर मान के चलो आपको एक भी पॉइंट किसी भी का भी याद नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि आप जैसे एक तो ये आपका तीसरा वाला पॉइंट किसी में भी कर आइए, दूसरा वाला पॉइंट किसी का भी पूछा जाए उसमें कर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कमी के लक्षण को इनको जस्ट उल्टा कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। सल्फर के कार्य या महत्व लिखिए। सल्फर का क्या कार्य है? सल्फर को हम लोग गंधक भी बोलते हैं। तो मेन पॉइंट बच्चों ये है, पहला यह फसलों के बीजों में तेल की मात्रा प्रतिशत मात्रा को बढ़ाता है। मोस्टली जो भी तेल वाली फसल होती हैं, सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर, जो भी होती हैं आपकी, अलसी हो चाहे अरंडी हो, तो बच्चों यह फसलों के बीजों में क्या करता है? तेल की मात्रा को बढ़ाता है। मोस्टली सल्फर का ये मुख्य काम है। दूसरा यह तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है। बिल्कुल बच्चों, जब तेल की मात्रा बढ़ेगी उनमें तो क्रॉप का प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ ही जाएगा। तो याद रखना ये तिलहनी फसलों की क्या करता है? उत्पादन को, प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है। और तीसरा पॉइंट है ये है नहीं वो वाली है होगी, यह पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट तो अपन को सभी में लिखना है कि आपका सल्फर क्या करता है? पौधों की वृद्धि और विकास में हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा। इसके कार्य कमी के लक्षण पूछे तो कमी के लक्षण आप ऑटोमेटिकली कर ही सकते हो। आयरन के कार्य देखिए, आयरन है पौधों की वृद्धि विकास में सहायता। देखो सभी में ये पॉइंट मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। मेन पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट इसका ये है, स्पेशल पॉइंट है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है। मेन जो आयरन का काम क्या है कि ये क्या करता है कि जो श्वसन की क्रिया पौधों में होती है ना, तो ऑक्सीजन का वाहक का जो कार्य करता है मोस्टली वो कौन करता है? आपका आयरन करता है। तो इस वाले पॉइंट्स में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और एक और याद रखना कि पौधे को हरा रंग भी प्रदान करता है। बताओ, आयरन का भी यही काम पढ़ लिया हमने मैग्नीशियम में भी यही पॉइंट पढ़ा, हमने नाइट्रोजन में भी यही पॉइंट पढ़ा, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर एग्जाम में पूछा जाए कोई भी इनमें से क्वेश्चन जितने मैंने पढ़ा दिए तो आप लोग इनको गलत करके कभी आ ही नहीं सकते। क्यों? कि लगभग सभी के कार्य सेम हैं और सेम कमी के लक्षण हैं। तो कोई सा भी आ जाए आप ये लिख कर आ जाओगे, आपका काम हो जाए। इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि यह फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है। कमी के लक्षण वहाँ पे पूछे जाते हैं, फसलों के उत्पादन को घट जाती है इसकी कमी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना एग्जाम में ऐसे तो कर सकते हो। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जिंक या जस्ता के कार्य लिखिए बच्चों। जिंक या जस्ता के कौन कौन से कार्य होते हैं? जिंक जस्ता के कार्य निम्नलिखित हैं। पौधों की वृद्धि और विकास सहायक, वही का वही पॉइंट बता, कोई दिक्कत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है, वही पॉइंट मैंने बता जो है एंजाइम, इन जो है को गलत ये सही कर लीजिए, यह एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नाइट्रोजन का कार्य था ये, फास्फोरस का था कि यह एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो जिंक का भी यही काम है कि एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता है उसकी इंक्रीज करता है। तो बच्चों आपको जिंक के पौधों का ये सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा किसी भी पोषक तत्व के कार्य या कमी के लक्षण पूछ लिए जाएं एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं है। आप इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे सकते हो। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हो। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्रणाली क्या है? इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्रणाली क्या है? देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, उर्वरा शक्ति क्या होती है? पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता। पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता ही उर्वरा शक्ति कहलाती है। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए खेत में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, आपकी हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद आदि का प्रयोग करना ही संबंधित पादप पोषण या एकीकृत पादप पोषण कहलाता है, जिसमें भूमि की भौतिक दशा भी खराब नहीं होती एवं फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है।
बच्चों सीधी सी बात है कि भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी से प्रकार बनी रहे, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता अच्छी प्रकार से बनी रहे, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होते रहें, तो अपन को क्या करना है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ रासायनिक उर्वरक जैसे आप यूरिया प्रयोग करते हो, डीएपी का प्रयोग करते हो खेत में, है ना, एसएसपी का प्रयोग करते हो, सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करते हो, तो उनके साथ साथ आपको जैविक खादों का भी उपयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? जैविक खाद। जैविक खाद कौन कौन सी होती हैं आप लोग देख सकते हो। जैविक खाद है जैसे मैं आपको जैसे आपकी गोबर की खाद है, हरी खाद है। गोबर की खाद तो सब लोग जानते होंगे। हरी खाद क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। हरी खाद का मतलब होता है कोई भी फसल, आप दाल वाली फसल को, मोस्टली दाल वाली फसल को खेत में उगाइए और फूल की अवस्था पर उसी खेत में ऐसी कैसे जोत दीजिए। एक चैप्टर आएगा अभी आपका नेक्स्ट खाद वाला, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है कि हरी खाद क्या होती है। यहाँ पे इतना बस याद रखिए आप लोग कि कोई भी दाल वाली फसल को उगा करके और फूल वाली अवस्था पर उसको जोत देना खेत में, उससे वो अच्छी प्रकार से खेत में मिल जाएगी और बाद में सड़ जाएगी तो खाद का रूप ले लेगी, इसलिए उसको हरी खाद कहते हैं, क्योंकि हरी अवस्था में ही खेत में इस फसल को जोता जाता है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ की खाद, केंचुआ की खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इन खादों का आपको केमिकल मतलब जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो साथ में उसको आपको क्या प्रयोग करना है? खाद का भी प्रयोग, मैन्योर्स का भी यूज करना है। इसे ही हम लोग पादप पोषण या एकीकृत पादप पोषण कहते हैं। यह भूमि की आपको फिजिकल कंडीशन या भौतिक दशा होती है वो खराब नहीं होती है और फसलों का जो उत्पादन है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बच्चों आपको अच्छी प्रकार से एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्रणाली भी समझ में आ गई होगी। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस पढ़ लीजिए। ट्रिक भी बता दी है मैंने आपको, कोई भी पूछा जाए कार्य कमी के लक्षण, कुछ तो सेम टू सेम है, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है, मतलब अलग से जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। बाकी तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे ही देता हूँ। मोबाइल नंबर आपको पता ही है क्या है हमारा, ले लीजिए आप लोग मोबाइल नंबर 7224002628। ये हमारा मोबाइल नंबर है बच्चों। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो इस पर व्हाट्सअप पर आप लोग जो भी समस्या है आपकी, आप वहाँ पर निराकरण पा सकते हो। वैसे कोई समस्या आएगी नहीं आपको, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रहे कॉल आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉल ज़्यादा आते हैं बच्चों को तो समस्या आ जाती है, इसलिए आप लोग जो व्हाट्सअप पर जो भी समस्या है आप वो निराकरण पा सकते हो, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, एग्रोटेक स्टडी करके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे हमसे भी जुड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। आपके टर्मिनल एग्जाम चल रहे हैं, मुझे यहाँ तक लगता है गवर्नमेंट स्कूल में टर्मिनल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आपका एक शायद एग्जाम हो चुका है जो है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस का, ये आपका सेकंड फसल उत्पादन का हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन का। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। और पुराने वीडियो आप देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 12th एग्रीकल्चर का पूरा मैटर मिल जाएगा। लेकिन नए ब्लूप्रिंट से आप पढ़ने के लिए हमारी रोज की वीडियो आप लोग देखते चलिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, टाटा, बाय बाय।